जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों रुक्मणी पब्लिकेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डीएलएड संयुक्त परीक्षा 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन। इसमें अभी तक हम लोगों ने 4 सेट कर लिया है। आज जो हम लोग का करने वाले हैं वो है 5वां क्रम। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। टेस्ट सीरीज सेट नंबर आज 5 हम लोग करने वाले हैं, जिसमें आपको टोटल 120 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें आपका क्या स्कोर रहता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को हम लोग। देखिए टेस्ट सीरीज नंबर 5 है और पहला सेक्शन जो आता है आपका जनरल हिंदी का आता है दोस्तों। तो जनरल हिंदी में देखिए क्वेश्चंस क्या है इसमें बना हुआ है। जनरल हिंदी में पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है। 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है, तो आंसर से इसमें बताइएगा। 16 मात्राओं वाला छंद जो है चौपाई है। ऑप्शंस क्या बनेंगे, राइट आंसर ऑप्शंस बी है ना। जैसे कि मात्रिक छंद हो गया, जिस छंद की रचना मात्रा की गणना के आधार पे होती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे दोहा, चौपाई है ना। रोला जो है टोटल 24 मात्राओं वाला छंद होता है। दोहा जो है 24 मात्राओं वाला छंद है। चौपाई जो है 16 मात्राओं वाला छंद है। आगे देखिए, इनमें से वीर रस की कवि कौन है। वीर रस के कवि कौन है इसमें, तो आंसर बताएंगे रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आंसर बी करेक्ट होगा आपका। रामधारी सिंह दिनकर जो है हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित है। रामधारी सिंह दिनकर का रचना जो है कुरुक्षेत्र है, रश्मि रथी है, उर्वशी है, हुंकार है, संस्कृति है ना, 4 अध्याय है, परशुराम की प्रतीक्षा है, हाहाकार है, ये सब इत्यादि इनकी लेखन है। आगे क्वेश्चन है क्या परमेश्वर में कौन सा समास है। परमेश्वर में समास में बताना है कौन सा है, तो परम है ईश्वर, उसी का ना विग्रह होगा। परम है ईश्वर, परमेश्वर का विग्रह परम है ईश्वर जी, ईश्वर जो, तो उसे हम लोग बोलेंगे कर्मधारय समास। आंसर्स क्या बताएंगे, राइट आंसर डी कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पूर्व पद जो होता है ना विशेषण और उत्तर पद विशेष से होता है, जिसमें उत्तर पद क्या होता है प्रधान होता है। आगे क्वेश्चन है क्या आत्मजयी इनमें से किस विद्या की पुस्तक है। आत्मजयी किस विद्या की पुस्तक है, तो आंसर्स बताइएगा काव्य की। राइट आंसर बी होगा, काव्य की है। आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। आत्मजयी का मूल कथा जो है सूत्र कठोपनिषद में जो है नचिकेता के प्रसंग पर आधारित है। कह रहा है आगे क्वेश्चन की हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि जो है मनोभाव को व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं हम लोग विस्मयादि बोधक। जो आप ऐसे लगाते होंगे विस्मयादि बोधक इसी को बोला जाता है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि इनमें से किस उज्जवल रस या मधुर रस भी कहते हैं। इनमें से किसे उज्जवल रस या मधुर रस कहते हैं, तो आंसर्स बता देंगे भक्ति को उज्जवल रस और मधुर रस कहते हैं। आंसर ये बताएंगे श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है ना। श्रृंगार भाव का जो है श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है और हास्य रस का जो है अस्थाई भाव हास होता है। तो वात्सल्य का जो है अस्थाई भाव क्या होता है, स्नेह होता है। देखिए आगे क्वेश्चन है इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है। विधेय विशेषण का उदाहरण कौन है, तो आंसर बता देंगे मेरा लड़का आलसी है, मेरा घोड़ा काला है, वैरागी का यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है, उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है इसमें क्या, ये सभी जो है विधेय विशेषण है दोस्तों, ठीक है। कह रहा है कि निरस्तर करना शब्द का अंग्रेजी परिभाषित शब्द क्या होगा। निरस्तर करना का मतलब क्या होगा इंग्लिश में, तो आंसर बताएंगे रिवोक होगा। आंसर डी करेक्ट होगा आपका। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, वॉइड। वॉइड मतलब क्या होता है, खालीपन, शून्यता आप बोल सकते हैं एक तरह से, है ना। रूटीन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो जानते हैं दिनचर्या कहते हैं। तो एक है रिवलाइडेट, रिवैलिडेट इसका मतलब क्या होता है, रिवैलिडेट इसका मतलब होता है पूर्ण वैधीकरण होता है, रिवैलिडेट का मतलब। आगे देखिए, बांसुरी बजा रही थी इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है। देखिए थी यहाँ से तो सीधे पता चल गया कि पास्ट में है। पास्ट में भी कैसा है, तो आइए देख लेते हैं। पास्ट में जो है यह अपूर्ण भूत है ना। आंसर्स क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं। कौन कौन, सामान्य भूत, असामान्य भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत है ना, संदिग्ध भूत और हेतु हेतु मत भूत होते हैं। तो जैसे बिजली चमकी यह सामान्य भूतकाल का उदाहरण है, वह आया है यह पूर्ण वर्तमान का उदाहरण है ना। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं अलंकार के संदर्भ में इनमें कौन सा कथन सही है। आइए पढ़ के देख लेते हैं कौन सा सही है। कह रहा है क्या इसमें
कि तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की पुनरुक्ति को लटानुप्रास कहते हैं। बात तो सही है। श्लिष्ट पदों में अनेक अर्थों का कथन जो है श्लेष अलंकार है। हाँ, बात सही है। श्लेष अलंकार मतलब आपको पता है क्या होता है, चिपकना। भिन्नार्थ अर्थात निरार्थक स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति को यमक कहते हैं। ये भी सही है, यानी हमारा करेक्ट हो क्या आ गया, उपयुक्त सभी आंसर्स डी बन जाएंगे। देखिए आगे क्वेश्चन है, देखो बाहर कोई आया, इनमें कौन सा सर्वनाम है। देखो बाहर कोई आया, इनमें हमें सर्वनाम बताना है। कौन सा सर्वनाम है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है देखो बाहर कोई आया, इसमें जो है अनिश्चयवाचक कोई आया बताया जा नहीं रहा कि कौन है, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का यहाँ पे उपयोग किया गया है। आंसर डी बताइएगा। यह मेरा मकान है, तो यहाँ पे हमें निश्चित किया जा रहा है कि यह किसका है, तो यहाँ से निश्चयवाचक हो जाएगा। जैसे एक और आपको उदाहरण दो, जो करेगा सो भरेगा, ये क्या है, तो ये एक रिलेशन बताया जाए कि जो करेगा वही भरेगा, तो यहाँ पे हमारा संबंधवाचक हो जाएगा। जैसे एक और हम बताते हैं आपको उदाहरण, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, है ना, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, तो ये हमारा अपना है, निजी काम है हमारा, तो ये निजवाचक सर्वनाम हो गया। ऐसे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं टोटल, वो आपको याद रखने चाहिए। टोटल 6 भेद होते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है, क्या इनमें से कौन सा छंद जो है वर्णिक है, इनमें कौन सा छंद जो है वर्णिक है बताइएगा। तो आंसर्स बोलेंगे सवैया जो है आपका वर्णिक छंद है। आंसर्स बी हो जाएगा। देखिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है। कौन सा शब्द तत्सम है, तो आंसर बताएंगे प्रकट जो है यहाँ पे आपका क्या है, तत्सम है। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि रोहित के द्वारा शतक लगाया गया, इस वाक्य का जो है कृत्य वाच्य में रूपांतरित हमें करना है। रोहित द्वारा शतक लगाया गया, इस वाक्य का कृत्य वाच्य में रूपांतरित हमें करना है। क्या होगा, तो आप बताएंगे रोहित ने शतक लगाया। ऑप्शंस क्या बनाएंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपका। कृत्यवाच्य के साथ जो से या द्वारा के द्वारा लगाया जाता है उसे कृत्यवाच्य समझते हैं हम लोग। देखिए इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, आइए देख लेते हैं अकर्मक क्रिया किसमें है। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। क्रियाएं दो होती है, सकर्मक और अकर्मक होती है। तो अकर्मक किसमें है, श्याम सोता है। इसका रीजन नहीं बताया क्यों, बट सोता है बस ये बता दिया गया, तो इसलिए आंसर ए बनेगा। वही यदि सकर्मक क्रिया होता है तो उसमें बताया जाता है, जैसे यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ बस इतना लिख दिया जाए, लेकिन क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। लेकिन यही यदि पुस्तक यहाँ से हटा दिया जाए, मैं पढ़ता हूँ, तो ये आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्द या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अन्वयन करने पर अर्थ में अंतर हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होगा वहां पे, तो वहां पे अलंकार होगा लटानुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा, है ना। और छेकानुप्रास क्या होता है, फोटोकॉपी जस्ट इसको बोल सकते हैं आप तरह। देखिए इसका डिफिनेशन सुन लीजिए, जिस अलंकार में एक ही वर्ण की 2 बार आवृत्ति हो, फोटोकॉपी ही तो कहे है ना, ठीक है, तो उसे छेकानुप्रास कहते हैं। देखिए श्रुत्यानुप्रास किसे कहते हैं, तो जहाँ पे कणों का मधुर लगने वाले वनों की आवृत्ति हो उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। आगे देखिएगा, कह रहा है क्या कि आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है। बहुत किस प्रकार का विशेषण, आज मुझे बहुत काम है ना, तो बहुत कैसा विशेषण बताइएगा। तो बहुत आप बता देंगे कि यह एक परिणामवाचक विशेषण है ना। आंसर ए करेक्ट होगा, परिणामवाचक विशेषण है। जैसे भला बुरा हो गया, ये आपका क्या गुण है ना। जैसे 4 5 हो गया, ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे। देखिए आगे कह रहा है यह मेरा पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, यह मेरा पुस्तक है, इसमें बताइएगा कारक कौन सा है। तो आप सीधे देख रहे हैं कि यह पुस्तक किसका है, मेरा है, मेरे से संबंध है, तो आंसर हम करेक्ट ए बताएंगे, संबंध कारक है इसमें। सर्वोपरि का हमें संधि विच्छेद करना है, सर्वोपरि का संधि विच्छेद बताइएगा क्या होगा। तो आंसर बताएंगे सर्वोपरि का सर्व जोड़ ऊपरी। आंसर ए करेक्ट होगा आपका, सर्वोपरि का संधि विच्छेद ए करेक्ट होगा। आगे देखिए कह रहा है द्विघात समीकरण में डिग्री होती है, कितनी होती है, तो आंसर बताएंगे द्विघात में 2 ही होगी। आंसर सी होगा। कह रहा है कि जिस समास में 2 पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरा अर्थ का बोध होता हो, तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है। किस प्रकार का समास कहलाता है, वह कहलाता है बहुब्रीहि समास। आंसर ए करेक्ट होगा, बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी, है ना। महादेव,
शब्द का कर्मधारय समास का उदाहरण है यह। जैसे आपको बता दें यथाशक्ति, यह अव्ययी भाव का उदाहरण है। जैसे त्रिलोक, ये क्या है, तो आप बता देंगे द्विगु समास का उदाहरण है ना। देखिए आगे क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा शब्द जो है कनक शब्द का अर्थ नहीं है। हमें क्या बताना है, कनक शब्द का अर्थ नहीं है। कनक मतलब क्या होता है, तो कनक का यहाँ पे है कि कनक मतलब धतूरा भी बोल सकते हैं, कनक मतलब सोना भी बोल सकते हैं, कनक मतलब बोल सकते हैं। यहाँ पे कनक मतलब केस नहीं हो सकता है, तो आंसर हमारा डी करेक्ट होगा यहाँ पे। और जैसे कि कनक मतलब कंचन भी बोल सकते हैं, है ना। और केस का अर्थ क्या होता है, बाल होता है ना, अलग होता है, ये सब होता है केस का अर्थ। आगे देखिए कह रहा है खग जाने खग की भाषा, है ना। खग जाने खग की भाषा, इस लोकियों का अर्थ क्या होगा ये बताना आपको। तो क्या होगा इसका बताइएगा। तो आप बोलेंगे कि सब अपने अपने संपर्क के लोगों का ही हाल समझते हैं, ये तो बात सत्य है, तो आंसर हमारा करेक्ट बी बनाएंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, किस प्रकार का वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है, तो आंसर्स बता देंगे यह जो है निषेधवाचक वाक्य है। आंसर्स बी करेक्ट होगा, निषेधवाचक है। जैसे कि आपको बोल दे यहाँ पे कि तुम कौन से देश में रहते हो, ये क्या हो गया बताइएगा। तो आप बताएंगे यहाँ पे तो हमने आपसे पूछा कुछ कि आप कौन से देश में रहते हो, तुम्हारा नाम क्या है, ये सब मैंने पूछा आपसे, यानी सीधे से आप कहोगे सर ये तो प्रश्नवाचक है क्या। तो एक और उदाहरण सुनिए और बताइए उसको। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, क्या होगा बताइए, विधानवाचक या संकेतवाचक। तो आप बताएंगे संकेत, क्यों, क्योंकि वर्षा होती तभी तो फसल अच्छी होती, तो ये एक संकेत है कि वर्षा होती तो जो है फसल अच्छी होती है। जैसे ममता ने खाना खा लिया, ममता ने क्या किया, खाना खा लिया, तो ये आपका बन जाएगा विधानवाचक सर्वनाम, वाक्य बन जाएगा। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, अनुच्छेद दिया हुआ हमारे गद्यांश, गद्यांश को हम लोग रीड करते हैं। देखिए कह रहा है कि जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं है जो फूलों की छां के नीचे खेलते हैं और सोते हैं, बल्कि फूलों की छां के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूसरे रेगिस्तान में आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है, ओठ फटे हुए हैं और सारा बदन पसीने से तर तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है, जो धूप में खूब सूख चुका है वह नहीं, जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार जो है जिंदगी के असली मजे किनके लिए है, जो शहर में रहते हैं, जो पैसे वाले हैं, जो परिश्रम करते हैं, जो आराम से रहते हैं। तो आंसर्स क्या बताइएगा कि जो परिश्रम करते हैं, आंसर्स डी करेक्ट होगा। देखिए अगला जो सेक्शन आता है हम लोग का सेकंड, सेक्शन नंबर 2, ये है मैथमेटिक्स का। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 10,000 लड़के 600 लड़कियां, ठीक है, एक परीक्षा में भाग लेती है, यदि 40% लड़के, ये 1000 40% बराबर करेंगे और 35% बराबर 600 उत्तीर्ण हुए हैं। अब देखिए टोटल लड़कियां इतना है, इसमें से 35% उत्तीर्ण मतलब पास हुई है, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण कुल उम्मीदवारों की हमें संख्या बताना है, लड़का और लड़की दोनों का। तो देखिए यहाँ से हम लोग लड़का और लड़कियों की संख्या निकालेंगे। क्या कह रहा है, 1000 लड़के हैं, पहले यहाँ पे हम लोग डालेंगे 1000 लड़के कितना है, तो 40% इसमें पास हो गए हैं। तो अब देखिए ये जो यहाँ पे है ये 1000 में से ही 40 क्या हुएंगे, पास हुए होंगे और 60 इसमें फेल हुए होंगे। ये तो आप बात समझे ना। तो आप खुद बताइए कि यदि हम लोग 1000 का 40% निकालेंगे कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 400, ये तो सीधे से दिख रहा है, और इसका 60% मतलब 600, 600 फेल हो गए बच्चे और 400 पास हो गए। तो यहाँ से हमारा लड़कों की संख्या तो निकल गया है कि 400 उन्होंने पास हो गए। अब देखिएगा कि हम यहाँ पे लड़कियों की संख्या निकाल लेते हैं, तो लड़कियों की कितनी हो जाएगी, 600 में वो 35% ही उत्तीर्ण होती है। कितना उत्तीर्ण होती है, 3500 मतलब 35%, तो इसका निकालेंगे 35%, यहाँ पे गुना करिए 35 और बट्टे 100 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 35 में 6 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। ये देखिए लड़कियों की संख्या जो है उन्होंने जो पास हुई है, और ये लड़कों की संख्या जो ये पास हुए हैं, दोनों को इंक्लूड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 610। ये जो टोटल विद्यार्थी है क्या हुए हैं, पास हुए हैं। ठीक है, कुल विद्यार्थियों जो अनुत्तीर्ण हुए वो कितना हो जाएंगे, तो आप बताएंगे इसमें से 600 बचे 400 में से, और इसमें से कितना बचा 600 में से निकाल दीजिए, तो यहाँ पे बचा आपके पास 600 में से यहाँ पे हम लोग घटा देंगे तो आपके बच जाएंगे 0 और ये 1, और यहाँ से 210 घटाना है 200, तो यहाँ पे 9 जीरो और ये 5 में से 2 तो 3, मतलब 390, और यहाँ पे 600, तो कितने हो जाएंगे 990 हो जाएंगे टोटल जो फेल हुए हैं। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, कुल जो अनुत्तीर्ण हुए, जो फेल हुए हैं उन्हीं के बारे में बताना है प्रतिशत। तो कितने फेल हुए हैं, आप बताएंगे
90 फेल हुए हैं टोटल। किस पे फेल हुए हैं तो आप बताएंगे कि 600 लड़कियां और 1000 लड़के, मतलब 1600 पे, ठीक है ना। और गुने 100 कर दीजिए। चलिए ये 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, यहाँ पे जीरो है तो अब क्या ये काट सकते हैं हम लोग, तो इसे काटिए, डेसिमल में ही आंसर आएगा, ये तो कंफर्म है। इसे काटिएगा तो आपके पास डेसिमल में आएंगे कितने, 61.875 के करीब आएगा, है ना। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं 61.88 बोल सकते हैं, क्योंकि 875 है तो इतना आप बता सकते हैं। तो आंसर्स कौन से दिख रही है, तो आंसर्स बताएंगे ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन आगे कह रहा है, यदि प्रत्येक 10 सेंटीमीटर वाले दो घनों की सिरों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाए तो इस प्रकार घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन, है ना, यहाँ पे घन है आपके पास, है ना, ये घन है, कितने हैं घन, तो एक नहीं बल्कि दो घन है यहाँ पे। इस दो घनों से हमको एक घनाभ बना दिया गया है। चलिए हम लोग बनाते हैं, 10 सेंटीमीटर भुजा है घन का। देखिए यहाँ पे हमने एक घन बनाया, घन ऐसा ही होता है दोस्तों। यहाँ पे हमने एक और बना दिया। चलिए ये दो घनों को मिलाकर के बना दिया गया एक घनाभ, ठीक है। तो ये जो हमारा घनाभ बन गया दोस्तों, अब आप बताओगे कि इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, ब्रेथ तो वही रहेगी ना, हाइट इसकी बढ़ जाएगी क्या। चलिए इसका क्या क्या बढ़ेगा हम लोग बताते हैं। जब दो घनों को मिलाकर के एक घनाभ बनाया जाता है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, क्योंकि लंबाई तो बढ़ेगी, दो बढ़ाया जा रहा है। अब देखिए चौड़ाई तो इसकी यही रह जाएगी सेम 10, और हाइट कितनी रह जाएगी, ये भी इतना ही रह जाएगा। अब हमें निकाल देना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुने एल बी और प्लस बी एच और प्लस एल एच होता है ना। बस यहाँ पे रखिए 2 गुने एल, एल कितना है 20, 20 और 10 में गुणा करेंगे तो 200 हो जाएंगे, प्लस बी एच करिएगा तो 100 हो जाएगा, प्लस एल एच करिएगा तो 200 हो जाएगा। सभी को इंक्लूड कर ले, 200 200 400 500 500 का 2 गुना 1000, तो हमारा निकल गया 1000। देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो आंसर सब बताएंगे, राइट आंसर सी करेक्ट 1000। आगे देखिए कह रहा है यदि दिया हुआ है क्या, यदि x इक्वल ए साइन थीटा, y इक्वल बी टैन थीटा, तो हमें बताना है क्या ए स्क्वायर ओपन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओपन वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए आइए यहाँ पे हम लोग निकालते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ पे हम निकालेंगे ना, तो पहले तो हमारा क्वेश्चन लिखते हैं कि ए स्क्वायर ओपन हो जाएगा हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस लिखेंगे हम लोग ए स्क्वायर ओपन होगा वाई स्क्वायर, ओके, इक्वल में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ओपन लिखेंगे हम लोग क्या, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस लिखेंगे हम लोग क्या बी स्क्वायर ओपन हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इतना तो हम लोग लिखेंगे। यहाँ से हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, तो 1 ओपन साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा बस, क्योंकि ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे लिखेंगे बी बी कैंसिल, तो 1 ओपन टैन स्क्वायर आ जाएगा। तो आप बताएंगे 1 ओपन साइन स्क्वायर को हम लोग लिख क्या सकते हैं, कोसेक लिखेंगे, है ना, और माइनस टैन को क्या लिखेंगे हम लोग, कॉट लिखेंगे। तो कोसेक माइनस कॉट स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है, ये सभी दोनों स्क्वायर में है तो इसका वैल्यू 1 होता है। देखिए 1 है क्या, तो ऑप्शन नंबर को दिख रहे हैं कौन, राइट आंसर डी। कह रहा है कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 6, 9, 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। बस एलसीएम निकाल लीजिए, 6, 9, 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये निकालते हैं हम लोग 2 से, पहले कर लेते हैं 2 तिया 6, 9 तो रहेगा ही, 2 6 के 12 और 15 तो रहेगा ही रहेगा। फिर हम लोग 3 से कर लेते हैं, 3 एकम 3 तिया 3 दूना और 3 पचे, इससे छोटा तो होगा नहीं, तो आप मल्टीपल कर लो, कितने हो जाएंगे 6, 6 पचे 30 हो जाएंगे, यहाँ पे 30 लिख दीजिए, नीचे में ये हो जाएंगे 6 गुने 6, कितने हो जाएंगे 6 तिया 18, मतलब कितने आ जाएंगे हमारे 180 हो गया, ये तो 180 आ गया, ओके। अब लिखिए यहाँ पे 180 हमारा एलसीएम आ गया। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, तो 199 इतने होते हैं, 3 टाइम्स 9 होता है। अब ये 3 टाइम्स 9 को हम डिवाइड कर देंगे 180 से, जो आपका रिमाइंडर आएगा ना, जो शेष आएगा वो इसमें से घटा लेना है आपको। चलिए इसको आप डिवाइड करिएगा ना, तो आपके पास आ जाएगा 99, मतलब कि इसमें बच जाएगा आपका रिमाइंडर, तो सीधे आप 999 में से 99 घटा लीजिए, तो 009 आपका कौन सी वो संख्या है, तो आप बता देंगे ऑप्शन नंबर डी है, 900 है, जो 6, 9, 12 और 15 से पुनः विभाजित हो जाएगी। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है दिए गए आकृति DE पैरेलल BC है, DE जो है ना ये पैरेलल BC के है, यदि AD x दिया हुआ है, AD कितना हुआ है x है, ठीक है, DB का वैल्यू दिया हुआ है x-2 दिया हुआ है,
अब ए ई दिया हुआ है, ए ई दिया हुआ है x+2, ए ई x+2 दिया हुआ है, ई सी दिया हुआ है x-1, x-1 दिया हुआ है। तब x की हमें वैल्यू बताना है। x की वैल्यू चलिए कितना सिंपल है, इसे हम लोग बनाते हैं जब पैरेलल हो तो आप लिखेंगे क्या, ए ई अपॉन लिखेंगे ई सी, ए ई अपॉन ई सी इक्वल लिखेगा ए डी अपॉन डी बी लिखिएगा, है ना। चलिए अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ए ई का वैल्यू अभी जस्ट हमारे पास लिखा हुआ है, ए ई का वैल्यू देखिए x+2 लिखा हुआ है, तो लिखिए यहाँ पे x+2 है ना, अपॉन ई सी का वैल्यू कहाँ पे है, तो ई सी का वैल्यू है ना x-1 इक्वल लिखिए ए डी का वैल्यू x है तो x रखेंगे, डी बी का वैल्यू कितना है तो x-2 है, x-2 है। क्रॉस मल्टीपल करिए इसे, तो क्रॉस मल्टीपल हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x+1 मतलब कि यहाँ पे आएगा हमारा x+2 आएगा और इंटू x-2 आएगा ना, इक्वल हम लोग लिखेंगे क्या, x इंटू x-1 लिखेंगे, है ना, लिखेंगे। अब देखिए कि यहाँ x+1 इंटू x-1 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे बता क्या देंगे कि a प्लस बी इंटू a-b का होता है a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना, ठीक है। इक्वल में यहाँ पे हम लोग करेंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स हो जाएगा। आप बताएंगे ये दोनों सेम पोजीशन में तो हम लोग काट सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी माइनस है, ये भी माइनस माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 और एक्स की वैल्यू कितना आ गया 4, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, एक्स की वैल्यू 4 आ गया। क्वेश्चन कह रहा है क्या हम लोग का कि ए कार बी से 2 गुना तेज है ना, और कार सी से 3 गुना तेज है। कार सी द्वारा 60 मिनट में तय की गई दूरी तय करने में कार बी को कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है। देखिए यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, बस हम लोग उस रेशियो को लिखेंगे। पहला दिया हुआ क्या, तो 2 गुना हमने लिखा, किसका है, तो ए और बी का रेशियो। अब कह रहा है बी और सी का, देखिएगा तो उसकी चाल की ही रेशियो 3 और 1 की है, मतलब 3 गुना है ना, यहाँ पे 3 गुना, सी से 3 गुना है तो सी से 3 गुना हमने करा। अब देखिए जब हमारे पास दिया हुआ है ये रेशियो, क्या हम लोग इस रेशियो को ए और बी और सी के रेशियो में लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए हम लोग ए बी सी के रेशियो में, आपको पता होगा कैसे लिखा जाता है, A:B और B:C, ऐसे ही हम लोग लिखते हैं। तब यहाँ से आपका C, यहाँ से B और यहाँ से आता है A, ठीक है। चलिए हम लोग लिखते हैं, हमारे पास दिया है 2 और 1 का रेशियो, फिर दिया है 3 और 1 का रेशियो, यहाँ से निकालेंगे तो 1, यहाँ से निकालेंगे तो 3 और यहाँ से ये 6, मतलब A B C का रेशियो आ गया हमारे पास 6:3:1। 6:3:1 ये हमारा क्या है, तो 6:3:1 चाल का रेशियो है, तो समय का रेशियो जस्ट अपोजिट हो जाता है ना, तो चाल का रेशियो 6, 3 और 1 का रेशियो आ गया ABC का, तो ये तो हमारा स्पीड का रेशियो है। अब आप बताओगे कि सर ये तो चाल की है, तो हमारे पास टाइम की क्या हो जाएगी, टाइम का हम जस्ट अपोजिट बता देते हैं, 1:3 होगा, 1:2:6 होंगे ना यहाँ पे समय का। अब देखिए जब हमारे क्वेश्चन में बोला गया कि 6 यूनिट, जो 6 यूनिट है, यहाँ पे कह रहा है ना कि सी कितना 60 मिनट ले रहा है, 6 यूनिट बराबर 60 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना बताइएगा, 10 बताएंगे आप। तो कह रहा बी को कितना समय लगेगा, तो बी को कितना लगेगा, तो बी को हम लोग गुना कर देंगे 10 में, 10 गुना 20, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 20 मिनट लगेगा उसे। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 12 मीटर ऊंचे एक पेड़ हवा से टूटकर इस प्रकार जमीन पर गिरता है कि इसका शीर्ष जमीन को स्पर्श करता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ हवा की वजह से जमीन से कितना ऊंचा से टूटा है, ये हमें बताना है। तो कितने ऊंचा से टूटा है, देखिए पहले यहाँ पे आप एक तो फिगर देख लीजिए कि कैसा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये सपोज करिए ये आपका पेड़ है, ठीक है ना, ये पेड़ है, यहाँ से ये टूट गया है, यहाँ से ये टूट गया है, तो वही हमें बताना है कि कहाँ से वो टूटा है। चलिए इसे हम लोग दिखाते हैं बना करके। यहाँ पे जैसे कि हम लोग लिखेंगे साइन 60 डिग्री, इसमें बताया गया साइन 60 डिग्री पे ये हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, बी डी अपॉन क्या हो जाएगा, डी सी, है ना, पी बाई एच होता है, तो आप बताएंगे कि बी डी जो हमारा है अपॉन डी सी होगा, लिखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू √3/2 होता है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा x, और DC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो आप बता देंगे 12 माइनस x दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे a होगा, BA का वैल्यू दिया हुआ है हमारा x। अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीपल, तो कितने आ जाएंगे, क्रॉस मल्टीपल करिए यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इसको इससे मल्टीपल और इसको इससे मल्टीपल करेंगे, तो कितना हो जाएगा 2x बराबर, आप लिखिएगा यहाँ पे 2x इक्वल हम लोग लिखेंगे क्या,
कि √3 जो है यहाँ पे हो जाएगा 12 और माइनस x होगा, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे लिखिएगा तो आप लिखेंगे क्या कि यहाँ से हम लोग निकालेंगे 2x, यहाँ पे मल्टीपल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 12 √3 आ जाएगा और माइनस में हो जाएगा √3 x हो जाएगा, है ना, इक्वल में 2x रहेगा हमारा, इतना रहेगा। आगे हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2x और प्लस हो जाएगा √3x, क्योंकि x वाले को एक जगह लिखेंगे, यहाँ पे 12 √3 ही रहने देते हैं हम लोग। ओके, अब यहाँ पे हम लोग x को कॉमन कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 2 और प्लस √3 आ जाएगा, 2 प्लस √3 इक्वल यहाँ पे 12 √3 रहेगा, है ना। तो x इक्वल हम लोग लिखेंगे क्या, x इक्वल लिखेंगे 12 √3 अपॉन में हो जाएगा आपका 2 और प्लस √3, ये हो जाएगा। रेशनलाइज यहाँ पे कर लेंगे हम लोग। चलिए यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 12 √3 अपॉन में आया है क्या हम लोग का, तो 2 और प्लस √3 आया है। हमने रेशनलाइज करने के लिए बोला तो रेशनलाइज कर लेते हैं, 2 माइनस √3 से करेंगे, क्यों, सिंबल चेंज हो जाता है, 2 माइनस √3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 12 और 2 में गुना करिएगा तो 24 और √3 में करिएगा तो √3 ही रह जाएगा यहाँ पे। या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हैं कॉमन करके, जैसे 12 हो गया, रूट यहाँ पे 3 लिखिए, √3 और कॉमन हो जाएगा 2 माइनस √3, है ना, गुणा तो करेंगे ही हम लोग। देखिए नीचे क्या हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं a प्लस बी और एक a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रखेंगे, इसका करिएगा 2 का तो 4 और इसका करेंगे तो 3, 4 में से 3 घटा दीजिए, 4 और माइनस 3, तो घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। चलिए अब 1 तो नीचे आ गया, ऊपर में क्या आ गया हमारे पास, तो आप बताएंगे कि ऊपर में 12 और 2 में गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा, 24 और √3 आ जाएगा, है ना, और 12 में यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, ये आ जाएगा 36, है ना, क्योंकि √3 और √3 3 हो जाएगा, 3 और 12 में गुणा करेंगे तो 36, यानी देखिए 24 √3 और माइनस 36 कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आप देख रहे होंगे, राइट आंसर सी है। तो आंसर हमारा बना है ऑप्शन नंबर सी। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे दिया गया नंबर, इसका LCM हमें बताना है। LCM जब भी बोले ना दोस्तों आपको ऐसे, तो आप जब भी बोले LCM और HCF ऐसे ही फाइंड करने हैं आपको, ठीक है। चलिए हम लोग फाइंड करते हैं, यदि वही बोलता कि HCF फाइंड करना तो सीधे आप ऊपर वाले को HCF फाइंड करते और नीचे वाले का LCM फाइंड करते, ठीक है। देखिए तो हमें निकालना है यहाँ पे LCM निकालना है, तो LCM ऊपर वाले का निकालिए, ऊपर क्या क्या है 2 4 8 और 10, इसका LCM कितना हो जाएगा, तो 2 4 8 10 का LCM जो होगा आप बता देंगे 40 हो जाएगा, निकाल भी सकते हैं आप। HCF आप बता दीजिए खुद, 3 9 15 और 21, इसका तो HCF 3 ही कंफर्म है ना, ये तो होंगे नहीं और ये होगा नहीं, तो हमारे पास बस 2 ही ऑप्शन बचा, ऊपर में 40 आ ही चुका है, तो हम बता देंगे सीधे ऑप्शन नंबर हमारा ये दिख रहा है यहाँ पे 3 HCF आएगा, तो आंसर हमारा ए करेक्ट बन जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या का 1/4, है ना, एक संख्या है उसका 1/4 दूसरी संख्या का 3/8 के बराबर है, यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाए तो दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाती है, तो पहली संख्या हमें बताना है कि क्या होगा। देखिए हम मान लेते हैं दो संख्या x और y है, यहाँ पे हम लोग मान लिए हैं कि एक संख्या हमारा x है और दूसरा हमने क्या माना, तो दूसरा हमारा y है। अब कह रहा है इसका ये पहली संख्या जो है वो अपने का 1/4 है, दूसरी संख्या 3 गुनी है का 1/8 है ना, 3 गुनी की 1/8 है, तो हमने रखा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 8x इक्वल हम लोग लिखेंगे 12y लिखेंगे ना। अब यहाँ से आप चाहोगे तो इसे और भी छोटा कर सकते हैं, 4 से 2 टाइम में, 4 से 3 टाइम में, तो हम लिखेंगे क्या कि 2x इक्वल लिखेंगे हम लोग 3y, ठीक, इतना तो हम लोग लिखेंगे 2x इक्वल 3y, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ओके, अब देखिए कह रहा है कि x प्लस 3, x प्लस जो 30 कह रहा है कि एक 30 जोड़ने पे, संख्या में जब 30 जोड़ते हैं हम लोग तब जो हो जाती है दूसरी संख्या के 6 गुनी, दूसरी संख्या जो है ये 6 गुनी हो जाती है। ओके, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं हम लोग, तो x प्लस 30 ही रहेगा, x प्लस 30 हम लोग लिखते हैं। अब देखिए x प्लस जो 30 है हमारे पास इक्वल हम लोग y की जगह पे क्या रख सकते हैं, तो आप बताओगे y की जगह पे हम लोग ये 2x रख सकते हैं कि नहीं, y की जगह पे हम लोग ये y की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, तो 2x अपॉन 3 और इंटू 6, तो ये 3 से आप काटिएगा 3 2 जा यानी 2 2 जा 4, 4x हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या x प्लस 30 इक्वल लिखिएगा आप क्या कि 2 और 2 में मल्टीपल करेंगे तो 4x आ जाएगा, ये जाके इधर घटेगा यानी 30 इक्वल आप बता देंगे 3x हो जाएगा, ये जाके इधर घट जाएगा, तो 3 से काटिएगा 10 टाइम्स में, मतलब x की वैल्यू हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। जब x की वैल्यू 10 आ गया तो y की वैल्यू नहीं निकल जाएगा, कहीं भी आप रख के निकाल लोगे। जब x की वैल्यू 10 आ गया तो यहाँ पे रखिए, ये कितने हो जाएंगे 20, 20 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो वो हमें बस वही निकालनी है, पहली संख्या तो निकालनी है, तो पहली संख्या 10 आ गया, तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी दिख रहा है 10। चलिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ये नंबर है, इसका हमें मान बताना है। देखिए
ये नंबर कितना आसान है। यहाँ पे 868 लिखा है पॉइंट में, फिर यहाँ पे भी 868 लिखा गया है, यहाँ पे 237 लिखा गया है, और यहाँ पे 763 लिखा गया है। तो देखिएगा यहाँ पे ये बनाया कैसे गया है, इसमें हम लोग कॉमन करते हैं। क्या कॉमन, तो ये कॉमन हो जाएगा क्योंकि इस दोनों में है, तो इसको हम लोग कॉमन कर लिए, तो बच क्या गया, ये और ये बच गया अंदर में। ओके ना, दोनों प्लस कर लेंगे, और यहाँ पे देखिए इसमें भी ये कॉमन, इसमें भी ये कॉमन कर लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा ये बचेगा और बस ये, तो इस दोनों को इंक्लूड कर लीजिए। कितने हो जाएंगे, 6 और 4 10 हो जाएगा, है ना, और 6 3 9 1 10 हो जाएगा, कैरी 1, तो आप 9 1 10, मतलब हमारे क्या आ जाएंगे, तो आप बताइएगा सिर्फ एक, नीचे में एक और डेसिमल आप 7 लिखेंगे नीचे में, तो नीचे में आप लिखिए डेसिमल 7 इंटू 1 है, ऊपर में क्या क्या बचेगा, तो हमारा ये निकल चुका है और यहाँ से ये हट चुका है, मतलब कॉमन आ गया हमारा, तो इस दोनों को इंक्लूड करते हैं, तो 7 3 10, ठीक है, यहाँ पे 2 और 6 कितने हो गए, 6 3 9 और 1 10, कैरी 1 रहेगा हमारे पास, या 2 1 3 3 7 10, ये भी हमारे 10 आ गया, मतलब इसे भी हम लोग लिखेंगे क्या कि डेसिमल 00 है, 1.00, हमारे पास क्या है, तो डेसिमल 868 है हमारे पास। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या क्या बचा, 8.68 ओपन में बचा डेसिमल 7, यही बच गया है बस। अब देखिए इस डेसिमल को कैसे ब्रेक करेंगे आप, तो डेसिमल को यहाँ पे हटाइएगा तो एक ऊपर 10 जाएगा, यहाँ से हटाइएगा तो 3 नीचे 10 आएगा, मतलब 0 आएगा। ठीक, अब देखिए इसे हम लोग करेंगे मल्टीपल, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 7 से कटेगा तो 7 से काट के देखिए, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 2 7 चौका 28, बिल्कुल कटेगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 चौका 28, मतलब कितने आ गए 124 अपॉन 100, तो ये कितना हम लोग लिख सकते हैं बताइएगा, तो आप इसे लिख सकते हैं 1.24 लिख सकते हैं कि नहीं, तो आप आंसर कौन से बताइएगा, ऑप्शन नंबर 1.24, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि एक कॉलेज में लड़कों की संख्या 15%, लड़कियों की संख्या की 1/3 के बराबर है, ठीक है, तो कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताना है हमें। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है यहाँ पे दिया, चलिए हम लोग बनाते हैं। कॉलेज में लड़कों की संख्या का 15%, तो लड़कों का संख्या हम सपोज कर लेते हैं x है, ये बॉय का संख्या x, यहाँ पे गर्ल हम लोग की, ये बॉय की संख्या x का 15%, यानी सीधे आप लिखिए यहाँ पे 15 और बटे 100 हो जाएगा 15%, और लड़कियों की संख्या का 1/3, लड़की की संख्या हमने y माना है, उसका 1/3 है। ठीक, अब चलिए इसे काटते हैं हम लोग, जो कटने वाले होंगे 5 से आप इसे काट सकते हैं। चलिए x और y का रेशियो हमें बताना है, तो x तो इधर पहले से है, वो आ जाएगा y यहाँ पे, है ना, और ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 15 नीचे आ जाएगा और गुने 3, और ऊपर में आपका 100 चला जाएगा। ओके, अब इसे काटिए, 5 से काटेंगे तो 20 टाइम में, 5 से काटिएगा तो 3 टाइम में, यानी कितने हो जाएंगे 20 और अपन में 9, ये हमारा x और y क्या था, तो x हमारा लड़का था और y क्या थी, लड़की, तो यानी 20 और 9 का रेशियो आ गया। देखिए 20 और 9 का रेशियो कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर आप देख रहे होंगे, करेक्ट आंसर ए 20/20 रेशियो 9 है। कह रहा है रवि ने एक बैंक से 8% साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया है, 5 साल के बाद उसे इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 6,400 रुपये का भुगतान करना पड़ा, तो रवि के द्वारा उधार लिया गया मूलधन हमें बताना है कि क्या हो जाएगा। देखिए मूलधन निकालते हैं हम लोग, 5 सालों का रेट दिया हुआ है 8%, देखिए कितना है 6400 रुपया का 100 करेंगे, है ना, कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए, कितना रेट है 8 है, बस यहाँ पे हमारा निकल जाएगा मूलधन। काटिए इसको, तो आप 8 से काटेंगे 8 टाइम में 2 जीरो आ जाएगा, 5 से काटिएगा 5 से 20 टाइम में, है ना, तो हमारे क्या 8 दूना 16 और 2 1 3 जीरो, तो आप बताएंगे 16,000 जो है हमारा क्या हो गया, वो मूलधन हो गया। ऑप्शन नंबर आपका दिख ही रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद जो के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 के ऐसे शून्यक है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 24 है, तो के का एक धनात्मक वैल्यू हमें बताना है कि क्या होगा। तो आपको पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, पहले हम लोग निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, सी क्या है, तो आप सी ये है, ए क्या है, तो ये के है, यानी 4 अपन के लिखेंगे, 4 अपन के हो गया। अब देखिए हम लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी क्या हो -4 हो जाएगा, और ए क्या है, ए आपका के है, ठीक है, ये हमने लिखा। अब हमारे पास बोथ साइड हम लोग यदि स्क्वायर कर लेते हैं, बोथ साइड स्क्वायर किए तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 ए बी लिखेंगे, और इधर 4 का करेंगे तो 16 अपन का करेंगे तो के स्क्वायर, बस यही लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
अल्फा होल स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा का इक्वल लिखेंगे हम लोग 16 अपॉन के स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू तो दिया हुआ है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि 24 है ना, और प्लस हो जाएगा 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 4 अपॉन के दिया हुआ है, इक्वल लिखेंगे हम लोग 16 अपॉन के स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा 24 के और प्लस हो जाएगा 8 अपॉन हो जाएगा के, इक्वल लिखेंगे 16 अपॉन के स्क्वायर। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा कितना है 24 दिया हुआ है। चलिए अब इसको काट के देखते हैं, यहाँ से के है, यहाँ से एक के को काटेंगे तो एक ही के बच गया, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 24 के और प्लस यहाँ पे 8 और इक्वल में हो जाएगा 16 अपॉन में के रहेगा इतना, है ना। अब क्रॉस मल्टीपल करिएगा तो 24 के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 24 के स्क्वायर प्लस 8 के हो जाएगा और इक्वल में 16 रहेगा, तो ये तो और माइनस में आप इसे मंगा सकते हैं 24 के स्क्वायर प्लस 8 के और माइनस में हो जाएगा 16 इक्वल 0 हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं 8 को कॉमन कर लेंगे तो आप लिखेंगे 3 के स्क्वायर प्लस हो जाएगा के और माइनस 2 इक्वल 0, तो हमारे पास यही बच गया 3 के स्क्वायर प्लस के, यहाँ पे लिखेंगे 3 के स्क्वायर प्लस यहाँ पे के और माइनस में 2 इक्वल कितना 0 लिखिएगा, इतना लिखेंगे ना हम लोग। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या रख रहे 3 के स्क्वायर प्लस हम लोग लिखेंगे क्या 3 के और माइनस 2 के, इतना करेंगे तो फिर से हमारा के आ जाएगा, ठीक है, और माइनस में 2 रखते इक्वल 0 रहेगा हमारा। चलिए यहाँ से इसमें कॉमन करते हैं तो 3 और के इसमें कॉमन करिएगा तो क्या क्या बचेगा आपके पास, आप बताएंगे के माइनस यहाँ पे आपके बच जाएंगे, माइनस नहीं प्लस बचेगा 1 और माइनस यहाँ पे कॉमन करेंगे 2 तो आपके पास बचेंगे के और प्लस 1, ठीक है। अब आपके पास यहाँ से निकाल लीजिएगा कि के और प्लस 1 और दूसरा निकलेगा 3 के माइनस 2, तो देखिए यहाँ पे क्या निकला के प्लस 1 और 3 के माइनस 2 निकला, तो यहाँ से एक वैल्यू निकालिए के प्लस 1 इक्वल 0, तो के की वैल्यू कितना आ गया माइनस 1 आ गया, तो माइनस 1 तो हमारा दिया नहीं है धनात्मक वैल्यू, तो इससे निकलेगा हमारा 3 के माइनस 2 इक्वल 0, यानी के की वैल्यू जो हो गई हमारा 2 और अपन 3, 2 अपन 3 कौन सा दिख रहा है, तो एक ही दिख रहा है 2 अपन 3, राइट आंसर डी बन जाएगा आपका। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक दूसरे की ओर चलने वाली दो रेलगाड़ियां एक ही समय पे 250 किलोमीटर की दूरी स्थित दो स्टेशन से चलना शुरू करती है। रेलगाड़ियां किसी एक स्टेशन से 130 किलोमीटर दूरी किसी स्थान पर एक दूसरे से मिलती है, तो उसकी चालों का अनुपात हमको बता देना है कि कितना हो जाएगा उसके चालों का अनुपात। तो हम मान लेते हैं रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात क्या है, एक्स और वाई हमने मान लिया दोनों का, तो कितना जाती है यह जाती है 130 किलोमीटर जाती है ये x और ये जाती है 120, तभी तो 250 किलोमीटर जाएगी। ओके, ये हमारा हो गया दोनों का बराबर समय हो गया। अब देखिए यहाँ पे x और अपन y हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 130 और बट्टे 120 हो जाएगा, 0 से 0 काटिएगा तो 13/12 आप बताइएगा, तो वो रेशियो क्या आ जाएगा 13 और 12 का रेशियो। ऑप्शन नंबर क्या दिखा, तो ऑप्शन नंबर आप सी बताइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 8000 की धनराशि 5% वार्षिक दर से 2 सालों की चक्रवृद्धि ब्याज गणना करें, वार्षिक तौर पे हमें बताना है कि क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हमको। आइए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग फाइंड करके देखते हैं कि क्या आएगा। रेट दिया हुआ आपका 5% जब दिया हो ना तो बहुत ही सिंपल में बना पाइएगा आप, विथ फार्मूला भी आप बना पाइएगा यदि फार्मूला पे आपको आता है, विथ शॉर्ट ट्रिक भी बना पाइएगा। देखिए 5 है तो 5/100 हम लोग लिखेंगे, प्रतिशत है तो 5 से काटिएगा 20 टाइम में, यानी हम लोग एक क्या आया ना 1/20 आ गया, तो 1/20 आया तो हम लोग क्या लिखेंगे 21/20 लिख सकते हैं, क्यों शॉर्ट ट्रिक बताना है इसलिए 20 को 1 से जोड़े तो 21, 2 साल के लिए बोल रहा था स्क्वायर कर लीजिए, ये कितने होंगे 441 और ये हो जाएगा 400 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करिएगा तो ऊपर वाला अमाउंट मतलब मिश्रधन कहलाता है, नीचे वाला प्रिंसिपल मतलब मूलधन कहलाता है, इस दोनों का डिफरेंस सीआई कहलाता है हमारा। तो हमारे पास दिया हुआ मूलधन ये 400 के बराबर 8000 दिया हुआ है, यहाँ पे 400 के बदले हम लोग लिखेंगे 8000। हमें निकालना क्या है, तो चक्रवृद्धि ब्याज, अभी जस्ट बताया है कि 441 में 400 घटाइएगा तो 41 हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8000 और बट्टे हो जाएगा 400, हमें निकालना क्या है, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 4 से काटेंगे तो आप 20 टाइम में 20 को इससे गुणा करिएगा तो 2 और 4 दूना 8 और 1 जीरो, मतलब 1 जीरो नहीं यहाँ पे 2 आएगा ना, तो हमारे पास कितने आ गए, अच्छा 41 और 20 में करना है, 41 इंटू 20
तो ये हो जाएंगे 2 और ये 4 दूना 8 और एक 0, मतलब 820 जो हमारा क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। तो देखिए 820 है क्या, तो आप बताएंगे यस, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज। कह रहा है यदि किसी आंकड़े का माध्य 15 है तो के का वैल्यू हमें बताना है, क्या होगा। आइए देख लेते हैं क्या होगा इसका के का वैल्यू, जब माध्य हमारा 15 दिया हो। तो जब माध्य 15 दिया हो तो पहले तो आपको सिग्मा एफ एक्स फाइंड करने होंगे, एफ एक्स, तो ये कितने हो जाएंगे 30 और ये कितना हो जाएगा 10 के और ये 90 हो जाएगा। गुणा करना है यहाँ पे, सीधे गुणा करके लिख लीजिए, ये 25 25 125 सभी को ऐड करके यहाँ पे लिखने होंगे सिग्मा एफ एक्स और यहाँ पे लिखने होंगे एफ वाला, तभी तो सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा लिखेंगे हम लोग। तो सभी को ऐड करते हैं हमें 6 6 12 और ये हो जाएंगे 12 5 17 और 10 कितने हो जाएंगे 17 और 10 हो जाएंगे आपके 27 है ना। तो ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 27 और प्लस के रहेगा। और देखिए ये सभी को ऐड करते हैं 200 190 और 30 को इंक्लूड करके प्लस 10 के रखेंगे, ठीक है। इसको ऐड कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग सीधे रखते हैं सिग्मा एफ एक्स होता है, सिग्मा एफ एक्स का हमारा क्या आ गया है, तो सिग्मा एफ एक्स का आया है 30 प्लस 10 के, है ना, और प्लस आया हमारे पास 90 प्लस आया हमारे पास 200 प्लस आया हमारे पास 125। अपन हम लोग क्या लिखेंगे, तो आप जस्ट सिग्मा एफ एक्स हो गया, अब सिग्मा एफ लिखेंगे। सिग्मा एफ एक्स अभी आया हमारा 27 और प्लस के आया है, इक्वल में दिया हुआ हमारे पास क्या, तो 15 दिया हुआ माध्य, बस क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए इसको, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 27 और 15 में गुना कर लीजिए, कितने आ जाएंगे 405 आ जाएगा, प्लस में 15 के रहेगा, ठीक है। इस सभी को ऐड कर लेते हैं हम लोग, सभी को इंक्लूड करिएगा तो कितने आ जाएंगे आपके पास 455 आ जाएगा, यहाँ पे 445 आएगा, 445 सभी को ऐड करेंगे, प्लस में रखेगा हमारा 10 के, ठीक है। ये 10 के है यहाँ पे, ये 15 के, तो इसको इधर लेके आए थे हम लोग, तो घटेगा तो 5 के आ जाएगा, है ना। ये 405 इधर घटेगा तो कितने हो जाएंगे 45 में से यदि 5 घटा लीजिएगा तो 40 आ जाएगा, 5 से काटेगा तो 8 टाइम में, यानी के का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद है जिसका शून्यक 0 और 5 है। तो आइए देख लेते हैं 0 और 5 किसका है। यहाँ पे आपको 0 और 5 देखना है यदि तो दिए गए हमारे अल्फा जो होनी चाहिए, अल्फा वो 0 आना चाहिए, हमारा बीटा जो होना चाहिए वो 5 आना चाहिए, है ना। तो अल्फा और बीटा हमारा 5 और 0 और 5 होना चाहिए। तो द्विघात समीकरण यदि हम लोग रखते हैं यहाँ पे पहला देख लीजिए, तो क्या होता है, आप यहाँ पे रखेंगे कि बी जो हमारा है पहला ऑप्शन रखेंगे हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 5, है ना। तो अल्फा की वैल्यू पूछा इसने, क्या होगा अल्फा की वैल्यू कैसे यहाँ पे निकालेंगे कि अल्फा क्या है हमारे पास, तो आप बताएंगे क्या कि एक्स स्क्वायर जो होता है और माइनस सॉरी प्लस है, यहाँ पे प्लस रखेंगे, तो आप बताएंगे कि अल्फा और प्लस जो बीटा होती है यही ना एक्स होता है, तो यहाँ पे 3 और 2 रखेंगे हम लोग, तभी तो 5 आएगा। तो ये तो 5 आ रहा है, बट यहाँ पे तो 0 और 5 दिए हैं, तो 0 और 5 को ऐड करेंगे तब भी हमारा 5 रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होता है अल्फा इंटू बीटा होता है, प्लस में अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा और बीटा को गुणा करेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो 5 है, तो ये तो आंसर से नहीं होगा पहला। दूसरा देखिए उठा के, दूसरा हम लोग यदि उठाते हैं तो ये है एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस 5x, इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, तो आप बताइएगा कि माइनस में हम रखेंगे यहाँ पे क्या, तो 0 और प्लस 5, ठीक है, और इंटू एक्स तो रहेगा ही, और माइनस में हम लोग डालते हैं क्या, माइनस नहीं बल्कि प्लस डालेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा तो यहाँ पे क्या है 0 है, कुछ नहीं, मतलब कि ये हमारा फुलफिल कर रहा है और ये भी हमारा फुलफिल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं, तो ये हमारा होगा नहीं। ये भी हमारे पास एक्स है बट यहाँ पे तो 0 है नहीं, तो पहला ही जब ऑप्शन हमारा बी मिल गया तो क्यों हम तीसरे पे आने जाए, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिख रहा है। देखिए 5 और 0 में जोड़िएगा तो 5 आ जाएगा, 5 तो है ही, 5 एक्स हो गया, और 5 और 0 में गुना करिए तो 0, तो 0 तो है ही हमारा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। कह रहा ए और बी वे मान ज्ञात करें, ए और बी के वे मान ज्ञात करें जिसके लिए दिए गए समीकरण के निकाय के अनंत हल होंगे। अनंत हल होंगे इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आइए यहाँ पे अनंत हल के लिए क्या लिखते हैं, ए अपॉन, देखिए अनंत हल के लिए क्या लिखते हैं आपको बता दें, अनंत हल के लिए A1/A2, है ना, इक्वल में लिखते हैं B1/B2, यहाँ पे लिखेंगे C1/C2, बस यही होता है अनंत हल। तो आपके पास दिए गए हैं इक्वेशन, हम लोग आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। रखेंगे हम लोग पहला, क्योंकि ये हमारा A2 B2 C2 वाला कहलाएगा, इससे पहले वाला A1 A2 C1 कहलाएगा। चलिए रखते हैं हम लोग, A1 की वैल्यू कितना है 2/4 है, इक्वल B1 की वैल्यू कितनी है, B1 की वैल्यू A-4 है, और इसकी कितनी A-1 है, और C1 की कितना दिया है 2B+1 है,
और इसका वैल्यू कितना है तो 5b और -1 है। अब चलिए कोई भी आपको मन कर रहा है कि इसको इससे ले ले, मन कर रहा है कि इसको इससे ले ले, कोई भी दो को उठाइए, वहां से a और b का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ से इसी को लेते हैं क्या, क्योंकि यहाँ से इजी लग रहा है, बस इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके पास 2, और चलिए हम लोग 4 वाले से करते हैं। 4 से करेंगे तो 4a आ जाएगा, माइनस ये 16 होगा, इक्वल 2 में करेगा तो 2a आ जाएगा, माइनस में है तो माइनस में 2 होगा। अब ये आप इधर आके घटाइएगा तो 2a हो जाएगा, ये जाके उधर जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 14, क्योंकि ये पहले से माइनस में है तो 16 उधर प्लस में आएगा तो 14, यानी a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू हमारा 7 आ गया, a का वैल्यू 7 आ गया। अब देखिए a का वैल्यू 2 में दिया हुआ है, एक ऑप्शन a में दिया हुआ 7 और एक ऑप्शन b में दिया हुआ, ये तो कंफर्म है कि a और b आएगा, इतना तो हमने दो ऑप्शंस को पहले हटा लिया। अब देखिए हमें b का वैल्यू फाइंड करना है, तो b का वैल्यू फाइंड करना है, जब a का वैल्यू आ गया तो b का वैल्यू इजी आप निकाल सकते हैं। अब क्या करिए कि इसको लेकर के और इस लास्ट वाले को ले लीजिए, यहाँ से हम लोग b का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो चलिए लिखते हैं हम लोग b के वैल्यू के लिए हम लोग सेम यहाँ पे वही लिखते हैं कि 2/4 इक्वल लिखेंगे हम लोग 2b प्लस 1 अपॉन हो जाएगा 5b और प्लस 1। चलिए क्रॉस मल्टीपल करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करिए तो कितने आ जाएंगे, ये हो जाएगा 5 2 जा 10 b और माइनस हो जाएगा 2, इक्वल लिखेंगे 4 2 जा 8 b हो जाएगा और प्लस हो जाएगा हमारे पास 4। चलिए अब ये 10 b है और ये 8 है, घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे 2b, इक्वल ये माइनस में है और उधर जाके प्लस में यानी 6 हो जाएगा। 2 का वैल्यू b का वैल्यू हमारा कितना आ गया 3 आ गया। अब देखिए a का वैल्यू हमने कितना निकाला था 7 और b का वैल्यू कितना निकल गया 3, तो 7 और 3 देखिए ऑप्शन नंबर कौन है बताइए, 7 और 3, तो ऑप्शन नंबर आप ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा। चलिए आगे क्वेश्चंस दिया हुआ हमारे पास क्या कि ये नंबर का हमें मान बताना है कि कितना हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग बना के देखते हैं कि कितना आ जाएगा इसका वैल्यू। देखिए यहाँ पे लिखा गया a माइनस बी, यहाँ पे लिखा है गया a प्लस बी, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी। हम पहले एक एक को लेके चलते हैं, फिर इस वाले को हम लोग उठाएंगे, ठीक। तो चलिए पहले इस वाले को हम लोग देखेंगे, तो इसमें कॉमन करते हैं, मतलब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक आप बताइएगा a प्लस बी और एक a माइनस बी, मतलब सीधे लिखिएगा 3 और -1 लिखेंगे ना, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। चलिए ऊपर में हम लोग करते हैं, तो ऊपर में क्या क्या बचेगा आपके पास, तो आप बताएंगे कि √3 और -1 का होल स्क्वायर एक बचेगा और एक प्लस यहाँ पे हो जाएगा √3 और प्लस 1 का होल स्क्वायर बचेगा ना, ठीक। ये तो हमारा फर्स्ट है, यहाँ से हम निकालते हैं, यहाँ से आप निकालेगा तो एक है a माइनस बी का होल स्क्वायर है, एक है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, देखिए यहाँ से निकलेगा कि √3 का करिएगा तो 3 और माइनस तो 1 हो जाएगा, प्लस रहेगा और माइनस में हो जाएगा 2√3, ये इतना हो जाएगा। अब इसे प्लस वाले को करिए तो ये बताएंगे 3 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 1 और प्लस में ये हो जाएगा 2√3। देखिए जो कटने वाला ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आप बताएंगे 3 1 4 और 4 4 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा, इसमें से घटाएगा तो 2, मतलब कितना आ गया 8/2, हमारा सिर्फ इसका वैल्यू आ गया 8/2 आ गया, ठीक है। 8/2 को हम लोग और भी छोटा कर सकते हैं, मतलब सीधे लिख सकते हैं 4, सीधे आप बताएंगे कि इसका वैल्यू हमारा 4 आ गया है। चलिए सेम यहाँ पे वही हमें कंडीशन करना होगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम यहाँ पे फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आप करेंगे 2 का होल स्क्वायर मतलब 4 और 3 का रूट करिएगा तो 3, मतलब घटाएंगे तो 1 आ गया नीचे, नीचे तो 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन, 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर करेंगे और प्लस में 2 और प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से भी निकाल लीजिए, तो आप बताएंगे a का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2ab, तो आपका 2 और 4 √3 हो जाएंगे, और प्लस में यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2 और 2 2 जा 4√3। अब देखिए यहाँ से क्या कटेगा, तो ये और ये कट गया, आपके पास बचेगा 4 3 7 और 4 3 7 7 7 14 हो गए, तो इधर 14 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया है, तो हमारे पास 14 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर ए बन जाएगा। कह रहा दिए गए श्रेणी का हमें मान बताना है कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर ऐसे करके 22 स्क्वायर तक दिया जाता है, तो हमें क्या होगा। देखिए यहाँ पे बनाने का एक फार्मूला होता है, उसे हमें याद करके रखने होंगे। देखिए यहाँ पे 4 4 हम लोग ये जैसे हम लोग हमने इसमें कॉमन कर लिया, क्या कॉमन कर लिया 2 का होल स्क्वायर कॉमन कर लिए, तो क्या बचेगा आप बताएंगे 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ऐसे डॉट डॉट करके हमारा बचा 11 का होल स्क्वायर तक, ऐसे बच गया, ठीक है।
अब हम लोग लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर मतलब 4 लिख सकते हैं, और गुन्ने यहाँ पे हमारा टोटल संख्या कितना है 11 है, तो यहाँ पे रखेंगे 11 और गुन्ने लिखेंगे 11 प्लस 1 मतलब n प्लस 1, तो 11 1 कितने हो जाएंगे 12, और गुन्ने लिखेंगे 2 गुने n, 2 गुने n मतलब 11 दुने 22 और प्लस 1 मतलब कितने हो जाएंगे 23, और बट्टे कितने लिखेंगे हम लोग तो 6 लिखेंगे, ये फॉर्मूला होती है। अब इसे काटिए, 6 से काटेंगे तो 2 टाइम में 12 हो जाएगा, अब गुणा करके लिख दीजिए आप कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 में 11 से करिए 88 और गुने 23 कर लीजिए, तो 24 वाला लास्ट में 4 होना चाहिए, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, बस 2 ही ऑप्शन दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। देखिए ऐसे इसका फॉर्मूला हम बता दें क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला तो पहले तो हम लोग जो 4 का लिखे हैं वो तो रहेगा ही, यहाँ पे लिखेंगे n इंटू एन प्लस 1 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे लिखेंगे कि 2n और प्लस 1 ओपन हो जाएगा 6, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो बस इस फॉर्मूला का यूज करके इसे आप बना सकते हैं यदि लगातार सम संख्याओं का योग दिया हो स्क्वायर में। तो कह रहा है tan का बराबर दिया हुआ है, tan बटे 12/13 दिया हुआ है, tan का क्या होता है तो आप बताएंगे p बाई बी होता है, p बाई बी दिया हुआ है, तो हमें साइन और कॉस से मतलब है, साइन और कॉस मतलब h तो चाहिए ही चाहिए, तो h का वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर 144 और 13 का निकालेगा 169 हो जाएगा, दोनों को जोड़ लीजिए कितना हो 9 4 13 हो जाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे ही ना, p और b है तो दोनों को जोड़ के तो निकालेंगे, या फिर आप कह सकते हैं क्योंकि ये रूट में आ जाता है, दोनों को हम इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे, तो 4 और 9 4 13,000 है, तो 3 से तो कोई निकलता नहीं है स्क्वायर, तो आप बताएंगे कि ये रूट में रह जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसको tan के वैल्यू में चेंज कर लेंगे, tan के वैल्यू में तो चेंज कर सकते हैं आराम से, तो आप कैसे चेंज करेंगे, तो बोथ साइड हमें क्या करने होंगे यहाँ पे, जैसे कि देखिए यहाँ पे हम कैसे इसे चेंज करेंगे, हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा गया पहले लिखेंगे हम, क्या है 2 साइन इंटू कॉस अपॉन लिखा हुआ है हमारे पास क्या कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यही ना लिखा हुआ है। चलिए इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग लिखेंगे क्या कि 1 अपॉन, इसे हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन इंटू कॉस हो जाएगा होगा, तो इसे आप आगे लिखिएगा 1 अपॉन कॉट अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा tan अपॉन 2 लिखेंगे इतना। चलिए यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 ऊपर चला जाएगा हमारा, 2 ऊपर जब जाएगा तो आप 2 ऊपर लिखिएगा, नीचे में क्या हो जाएगा कॉट थीटा और माइनस हो जाएगा tan थीटा, तो इसका वैल्यू तो दिया हुआ है 2 अपॉन इसका लिखिए 13 और बट्टे 12 और माइनस हो जाएगा 12/13, इसे सॉल्व करेंगे तो 2 और अपॉन हो जाएगा 169 माइनस हो जाएगा 144 अपॉन लिखेंगे 156, 12 और 13 में गुना करेंगे तो इसे कैलकुलेट करिएगा तो कितने आ जाएगा 2 और गुने 56 हो जाएगा 156, बटे इसमें से घटाएगा तो कितने 25 आ जाएंगे, कटने वाले तो है नहीं, तो 312 और बटे कितने हो जाएंगे 25, देखिए 312/25 है क्या 312/25, यस ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 588 से गुना करने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग हो, तो 588 लिखा गया है ना, तो ये लिखते हैं हम 588 ये है, ठीक है, इसका गुणनखंड निकालते हैं 2 से, तो 2 और 9 और ये 4, फिर 2 से निकालेंगे 1 और ये 2 से निकालिएगा तो 4 टाइम में 8 और 1 7 टाइम 147, और फिर यहाँ 7 से हम निकाल सकते हैं 7 2 जा 7 1 जा, फिर 7 से निकाल सकते हैं 7 3 जा, इससे छोटा तो होगा नहीं, तो हमारे पास पेयर क्या निकला ये निकला और एक ये निकला, और तो दूसरा निकला नहीं है, तो आप बताएंगे क्या कि 588 इंटू 3 करिएगा, यही तो बच गया, गुणा करेंगे हम लोग इसमें, जो गुणा किए हैं तो हम लोग के पास क्या, तो आप बताएंगे क्या कि ये एक 3 इसमें कम आ रही थी, नहीं तो पेयर बन जाता हमारा, तो ये एक 3 ही अभिष्ट संख्या है जो इसको पेयर बनाने से रोक रही थी, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, यही एक संख्या है जो पूर्ण वर्ग बनाने से इसको रोक रही है, तो ऑप्शन नंबर आप बी बता दीजिएगा। कह रहा है क्या इसमें हमें गुणा करना है, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। देखिए दोस्तों ये कभी गलती नहीं करिएगा कि इस डेसिमल के बाद वाले को सीधे काउंट करके आप यहाँ से ऑप्शन बेसिस पे लगा लीजिए, ऐसे गलती भी हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके पास भी एक जीरो है, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो सकता है, कम बेसी हो सकता है ना, तो इसलिए हम लोग पहले कैलकुलेट कर ही लेते हैं कि कितना हो जाएगा। तो आप देखिए जब इसे कैलकुलेट करेंगे ना दोस्तों, यहाँ पे पहले एक बार काउंट कर ही लीजिए कितने हो जाएंगे 3 और 2 ये कितने हो जाएंगे 5 5 1 कितने 6, तो आपको देख किया कि कितना डेसिमल के बाद हमें 6 डिजिट चाहिए, तो डेसिमल के बाद यहाँ पे तो 4 ही डिजिट्स है और एक यहाँ पे है, मतलब ये कटेगा दोस्तों, ये टोटल हमारा डेसिमल कितने 6 आया है, डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स होना चाहिए, मतलब एक जीरो से ये कटेगा तो मतलब 5 आना चाहिए, तो ये तो 4 है, ये तो होगा नहीं, यहाँ पे देखिए 3 और 3 6 एक साथ, ये तो बहुत ज्यादा, ये भी कटेगा, यहाँ पे काउंट करें 3 और 3 6 ये भी तो होगा नहीं, क्योंकि अब 5 आ चुका है, तो बस एक ही बच गया ऑप्शन नंबर, वो क्या है डी, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। आगे देखिए
कह रहा है किसी धनात्मक संख्या में से 3 घटाने पर वह व्युत्क्रम के 28 गुने के बराबर हो जाती है, तो वो संख्या हमें बताना है कि क्या होगा। हम मान लेते हैं संख्या x है और व्युत्क्रम क्या हो जाएगा x, 1/x हो जाएगा। तो देखिए हम मान लेते हैं ये संख्या है और इस संख्या के व्युत्क्रम लिखेंगे तो 1/x हो जाएगा। अब कह रहा है क्या कि x - 3 3 घटाने पर व्युत्क्रम जो व्युत्क्रम का 28 गुना हो जाता है 1/28 का, बस इसे गुणा कर लेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माइनस में हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा इधर 28। अब इसे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 3x और माइनस में हो जाएगा 28 इक्वल हो जाएंगे 0। यहाँ से हम गुणनखंड निकाल लेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और ये हो जाएगा प्लस 4x, 7 चौके 28 और इसमें घटाएगा तो 3x हो जाएगा माइनस में 28 इक्वल 0 हो जाएगा। यहाँ से इसमें कॉमन कर लेते हैं तो आप कॉमन x करिएगा तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 7 बचेगा और यहाँ पे प्लस में हम लोग 4 को कॉमन करते हैं तो x माइनस 7 बचेगा इक्वल 0। मतलब आप बताएंगे कि x माइनस 7 और x प्लस 4, x माइनस 7 और एक आएगा x प्लस 4 आएगा, है ना। तो यहाँ से आप वैल्यू निकालिएगा तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 आएगा। यहाँ से वैल्यू निकालिएगा तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, वह संख्या निकालना है। तो वह संख्या क्या आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी बन जाएगा, आपका 7 होगा, माइनस वाला तो होगा नहीं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है 4 की पावर 61, 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63, 4 की पावर 64 का पूर्ण विभाजित कर देगी, वो कौन सी संख्या है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं ये कौन सी संख्या है जो इसको पूर्ण विभाजित करने वाली है। 4 की पावर 61 को यदि हम लोग कॉमन कर लेते हैं, 4 की पावर 61 को यदि हम लोग कॉमन कर लेते हैं तो क्या क्या बचेगा हमारे पास, आप बताएंगे 1 और प्लस यहाँ पे 4 बचेगा, मतलब यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर मतलब 4 का एक मतलब 4 ही बचेगा। ठीक है, और 4 के पास यहाँ पे होल स्क्वायर बचेगा, मतलब हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे 16 लिख लेंगे। 4 का क्यूब बचेगा, मतलब यहाँ पे 64 लिख लेंगे। ठीक है, ये सभी को इंक्लूड कर लेंगे। ये कितना हो जाएंगे, 5 और 16 21, 21 में 64 जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा, 85। तो आप बताइएगा ये 85 जो है ये किससे डिविजिबल है, 4 के पावर 61, ये 85 जो हमारा डिविजिबल है किससे डिविजिबल है। तो 85 को हम लोग और भी लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे 4 की पावर यदि हम लोग 60 लिखते हैं और गुन्ने 4 और इसे हम लोग 85 लिखते हैं। अब इसमें गुणा कर लीजिए, ये कितने हो जाएंगे, तो 340। ये 340 किससे डिविजिबल है, 340 जो है हमारा बस एक ही ऑप्शन दिख रहा है क्योंकि ये 10 फैक्टर्स है तो 10 से डिविजिबल है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा, 10 होगा। आगे सेक्शन देखिए, सेक्शन 3 में है साइंस का क्वेश्चन है कि किस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है, बताइए किसका कहा जाता है। तो आंसर बता देंगे, वेग का मान और दिशा दोनों अपवर्तित हो। आंसर सी बताएंगे, मांसपेशियों के दर्द के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला विकिरण कौन सा है, कौन सा विकिरण, इंफ्रारेड है। कौन है, इंफ्रारेड है। आंसर ए बताइएगा। कह रहा है कि फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होती है, इसमें प्रचुर मात्रा में होती है प्रोटीन। आंसर बनेगा आपका बी करेक्ट। वेल्डिंग में प्रयुक्त हाइड्रोकार्बन कौन है, वेल्डिंग में जो प्रयुक्त हाइड्रोकार्बन होता है वो कौन है, तो आंसर बताइएगा एथाइन है। करेक्ट आंसर ये बताएंगे, एथाइन है आपका यहाँ पे। आगे देखिएगा, कह रहा है कि शुष्क बर्फ कौन सा है, शुष्क बर्फ कौन सा है, तो आंसर बताएंगे यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, CO2 बताइएगा। कह रहा है धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है, धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है, तो आंसर बताएंगे वस्तु का वेग बढ़ जाता है। आंसर नंबर ऑप्शन डी बताइएगा। बल की भौतिक आत्मनिर्भरता परिणाम है, बल की जो भौतिक आत्मनिर्भरता जो है परिणाम है वो क्या है, तो आंसर गति के प्रथम नियम का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बताइएगा। किस पादप हार्मोन की सांद्रता जो है पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नजदीक पहुंचने पर घटती जाती है, किस पादप हार्मोन की सांद्रता के शीर्ष पर जो है सबसे अधिक होती है और जड़ों के नजदीक पहुंचाने पर जो है घट जाती है, तो आंसर बताइएगा वो है आपका कौन, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑक्सीन है। आंसर सी करेक्ट बताइएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जंतु जो है उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, उभयचर श्रेणी के अंतर्गत कौन आते हैं बताइए, तो आंसर बताएंगे टोड। आंसर ये बताइएगा टोड आता है। देखिए आगे कह रहा है एक पिंड का भार बढ़ेगा यदि इसे ले जाया जाए, कहाँ ले जाया जाए, तो भूमध्य रेखा से ध्रुव पर ले जाया जाए। आंसर डी बताइएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है, कौन है, तो आप बताएंगे कि माइक्रो तरंग, अवरक्त किरण
एक्सरे किरण और गामा किरणें हैं। आंसर डी करेक्ट होगा आपका। कह रहा विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। आंसर बी बताइएगा। स्कर्विक एसिड भी बोलते हैं विटामिन सी को। कह रहे कि कर्वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? बताइए कौन सा है? तो आंसर बताएंगे यह पीछे का भाग होता है। आंसर सी करेक्ट होगा, पीछे का भाग होता है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि डिटर्जेंट्स लवण है, डिटर्जेंट्स जो है लवण है, किसका है? तो आंसर बताएंगे सल्फोनिक अम्ल या फिर एल्केलिक हाइड्रोजन सल्फेट का है। आंसर हमारा बी करेक्ट बनेगा। अगला देखिए, कह रहा है कि हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आंसर बताएंगे इसका नाम है पाइसम अस्टाइवम। पाइसम अस्टाइवम है। आंसर करेक्ट ये बनेगा। खुली श्रृंखला यौगिक का उदाहरण क्या है? खुली श्रृंखला यौगिक का उदाहरण क्या है? तो आंसर बताएंगे एथेन है। आंसर सी करेक्ट होगा, एथेन है। निम्न में इसमें एल्यूमिनियम नहीं है, कौन नहीं है बताइए? निम्न में किसमें एल्यूमिनियम नहीं है? किसमें नहीं है? तो आंसर बताएंगे जर्मन सिल्वर में। आंसर सी बताइएगा, जर्मन सिल्वर में नहीं है। आगे देखिएगा, आगे कह रहा है क्या? स्टेप्टोमाइसिन। स्टेप्टोमाइसिन एक क्या है? तो स्टेप्टोमाइसिन जो है एक आपका है एंटीबायोटिक दवा है। आंसर सी बताइएगा, एंटीबायोटिक एक दवा है। काली स्याही में उपस्थित डाई को पृथक किया जाता है। काली स्याही में उपस्थित डाई को पृथक किया जाता है, किसके द्वारा पृथक किया जाता है? तो आंसर बताएंगे क्रोमोटोग्राफी के द्वारा किया जाता है। क्रोमैटोग्राफी के द्वारा। आंसर करेक्ट नंबर सी आपका बनेगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कृत्रिम प्रकाश है, कृत्रिम प्रकाश क्या है बताइएगा? तो आंसर बताएंगे कृत्रिम प्रकाश जो है यह प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। आगे जो सेक्शन आता है हम लोग का चौथे नंबर सेक्शन, और ये बना हुआ है किसका? तो सोशल स्टडीज का बना हुआ। आइए सोशल स्टडीज में देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सेक्शन 4 सोशल स्टडीज। क्वेश्चन है कि वर्ष 1908 में भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो आंसर बताएंगे अमीर अली की अध्यक्षता में हुआ था। आंसर नंबर बी करेक्ट आंसर होगा आपका। अमीर अली की अध्यक्षता में यह स्थापित हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 1906 में हुआ था। ढाका में वर्ष 1906 में नवाब सलीमुल्लाह एवं आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है गेटवे ऑफ इंडिया किसने किसने बनवाया था? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? तो आप बताएंगे मुंबई में है। और ये किसने बनवाया था? तो आंसर बता देंगे ब्रिटिश सरकार ने बनवाया था। आंसर सी करेक्ट आंसर बताइए, गेटवे ऑफ इंडिया। जॉर्ज विटेट इसके वास्तुकार थे, जॉर्ज विटेटर। इसका निर्माण जो 1913 में शुरू हुआ था, 1924 में बनकर यह तैयार हो गया था। आगे कह रहा है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में आंदोलन के तीव्र करने की क्रम को कई लोग शहीद हुए, ऐसे कुछ शहीद और बिहार के क्षेत्र से सम्मिलित हमें बताना है। कह रहा है कि फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव ये कहाँ से लड़े थे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में? तो आंसर बता देंगे फूलेना भगत जो थे यह सिवान से। कहाँ से? तो सिवान से। श्याम बिहारी लाल, श्याम बिहारी लाल कहाँ से थे? तो श्याम बिहारी लाल यह गया से थे। ध्रुव कुमार, ध्रुव कुमार जो थे कहाँ से थे? तो ध्रुव कुमारम यह थे कटिहार से। कहाँ से? कटिहार से। कपिल मुनि कहाँ से थे? डुमराव से। तो आंसर देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा फुलफिल करेगा हमारा? देखिए इसमें कौन सा फुलफिल किया? तो ऑप्शन आप देख रहे होंगे, राइट आंसर बी आपका फुलफिल किया। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या? बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो आंसर बताएंगे यह है कर्नाटक में आपका। ऑप्शन नंबर सी बताइएगा। बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था। जिम कार्बेट का कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। उत्तराखंड में है जिम कार्बेट उद्यान। ये हाथी, बाघ, चीता, हिरन, भालू, जंगली सुअरों के लिए प्रसिद्ध है। जिम कार्बेट भारत का पहला सबसे पुराना नेशनल उद्यान है। देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान 11 जो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। कह रहा है किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? तो आंसर बता देंगे कि 180 अंश देशांतर पश्चिम से पूरब को जुड़ जाता है एक दिन। आंसर हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर डी बनेगा। 180 अंश देशांतर रेखा है जो अंतरराष्ट्रीय तिथि निर्धारित रेखा भी कहलाती है। एक देशांतर के अंतर से जो है 4 मिनट का अंतर होता है ना। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति को उसके कार्य के संपादन में सहायता और परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान कौन होंगे? प्रधानमंत्री। तो कौन से अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद है 74। ऑप्शन नंबर क्या बताइएगा? राइट आंसर बी। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक अपना प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किसे देते हैं? किसे देते हैं? तो आंसर बताएंगे राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी बताइएगा, राष्ट्रपति को। भारत निर्माण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? भारत निर्माण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था?
आंसर्स बताइएगा। 2005 से 2006 में शुरू हुआ था। आंसर्स आपका सी होगा यहाँ पे। 16 दिसंबर 2005 को भारत निर्माण योजना के शुरू होता है। आगे कह रहा है बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सुनार बांग्ला के रचयिता कौन है? बताइए कौन है? तो आंसर्स बताएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी है। आंसर्स करेक्ट सी बताइएगा। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का औपचारिक रूप से क्या हुआ था? विभाजन कर दिया था। 16 जुलाई को 1905 में लॉर्ड कर्जन ने शिमला में बंगाल विभाजन का घोषणा किया था। आगे क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? भारत के दक्षिणतम छोर का नाम क्या है बताइए? तो आंसर बताएंगे जो निकोबार में स्थित है इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट नाम है। ये कहाँ पे है? तो निकोबार में है ना। ये भारत का सबसे दक्षिणी छोर है। और यदि भारत का दूरस्थ उत्तरी पॉइंट पूछा जाए तो इंदिरा कॉल है जो कहाँ पे है? लद्दाख में है। और भारत का पूर्वी क्षेत्र पूछा जाए तो कीबू थी जो कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिमी तो आप बताइएगा गुहार मोता जो गुजरात में पड़ता है, या फिर गौर मोता भी बोल सकते हैं, वो पश्चिम में है। आगे देखिए कह रहा है कि भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है? बताइए कौन सी है? आंसर्स बताएंगे यह है डिगबोई। आंसर्स डी करेक्ट होगा। डिगबोई कब हुआ था? 1901 में हुआ था। यह कहाँ पे है? तो असम राज्य में है। आंसर डी होगा। वह बेरोजगारी तब बढ़ती है जब वहाँ व्यावसायिक गतिविधियों में से एक सामान्य मंदी होती है तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। आंसर बी बताइए उसे क्या कहते हैं? चक्रीय बेरोजगारी। निम्नलिखित में से किसकी हत्या अकबर के द्वारा स्वयं किया गया? बताइए। तो आंसर बताएंगे कि उधम खां के द्वारा किया गया। आंसर सी करेक्ट बताइएगा। उधम खां 1562 में किया था अकबर के द्वारा। उधम खां अकबर की जो है ढाई माह माहम अनगा का पुत्र था। उधम खां ने जब जो है वजीर अदका खां की हत्या कर दिया तो अकबर ने अधम खां का हत्या कर दिया था। बैरम खां अकबर का संरक्षक और वजीर था जिसे अकबर ने एक विकल्प के रूप में हज जाने का सुझाव दिया था। मालवा का शासक बाज बहादुर को अदम खां के नेतृत्व में ही मुगल सेना ने पराजित किया था। कह रहा है कि राशि की कुल संख्या कितना है? टोटल राशियों की संख्या कितना है? तो 12 है। आंसर्स क्या बताएंगे? ऑप्शन बी होगा। जो आप जानते होंगे मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला है ना, वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन, ये सभी राशियां हैं जो टोटल 12 है। प्रथम राशि में मेष राशि को रखा गया है और अंतिम कौन है? तो मीन को रखा गया है। टोटल नक्षत्र पूछा जाएगा तो टोटल नक्षत्र जो है 27 होता है और 12 राशियों का योग को आधारित ज्योतिषी कहते हैं। आगे देखेंगे कह रहा है कि बंगला पश्चिम बंगाल में जो है रानीगंज क्षेत्र किसके लिए विख्यात है? किसके लिए विख्यात है? तो आंसर बताएंगे कोयला के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका। आसनसोल भी पश्चिम बंगाल में कोयला के लिए प्रधान बहुत विकसित है। आगे कह रहा है कि भारत के प्रथम आम सामान्य चुनाव आयोजित हुए थे। कब हुआ था आयोजित? आंसर बताएंगे 1951 से 52 में हुआ था। आंसर सी करेक्ट होगा आपका। भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 में शुरू हुआ था और फरवरी 1952 तक चला था। आम चुनाव कितना? तो 489 लोकसभा का स्थान के लिए चुनाव हुआ था और लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुआ था। 2019 में लोकसभा की 17वीं आम चुनाव हुआ है और 2000 आपके 24 में कैमा हुआ है। तो आप बताएंगे 18वीं आम ये हुआ है आम चुनाव। प्रथम चुनाव आयुक्त जो कौन थे? सुकुमार सेन थे। अभी कौन है? तो राजीव कुमार है वर्तमान में। आगे देखिएगा आगे कह रहा है कि जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है? जीएनपी और जीडीपी में अंतर क्या है दोस्तों? तो आंसर बताइएगा कि विदेशों में प्राप्त शुद्ध साधन व्यय, ये इसका अंतर है। आंसर हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर बी यहाँ पे बताइएगा। आपको पता है जीडीपी मतलब क्या होता है? घरेलू उत्पाद, है ना। और जीएनपी क्या होता है? मूल्यह्रास को घटाकर जो है एनएनपी प्राप्त किया जाता है, उसे जीएनपी हम लोग बोलते हैं। आगे कह रहा है कि प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष डैश में है। किस में है बताइए? तो आंसर बताएंगे वो है तक्षशिला में। आंसर बी करेक्ट होगा। कहाँ पे? तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय में जीवक चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य जैसे व्यक्ति जो है शिक्षा प्राप्त किए थे। तक्षशिला में चाणक्य शिक्षा के रूप में भी कार्य किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। कब? तो 436 ईस्वी में किए थे। 436 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कौन किया था? बख्तियार खिलजी किया था। देखिए आगे क्वेश्चन है हमारा क्या कि नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? नेपाल में जो गंडक नदी है उसको किस नाम से पुकारते हैं? तो आंसर्स बताएंगे उसका नाम है नारायणी नदी। आंसर्स सी करेक्ट होगा। नारायणी नदी है। आगे है क्या कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद की आकार को निर्धारित किया गया है? कैमा संविधान संशोधन के द्वारा? तो आंसर बताइएगा ऑप्शन नंबर सी 91वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी आपका होगा।
देखिए अगला जो सेक्शन आता है वो है सेक्शन नंबर 5 और सेक्शन नंबर 5 में है जनरल इंग्लिश। देखिए क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, हमें बताना है डम्ब का क्या होता है। डम्ब का एंटोनिम क्या होगा? डम्ब मतलब होता क्या है? तो गूंगा। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? वाचाल मतलब बोलने वाला, वोकल बोलेंगे इसका। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, कौन सा है रॉन्गली, आइए देख लेते हैं। आप देखेंगे कि प्रेशर सही है यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक बिल्कुल गलत है दोस्तों। इलेक्ट्रिक आई से थोड़े होता है, इलेक्ट्रिक ई से स्टार्ट होता है, ई एल होता है ना, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक होता है ऐसे, यानी हमारा ऑप्शन मिल गया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। आगे देखिए चूज द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। कह रहा है कि द गार्डनर सेड शैल आई प्लांट रोज इन द फ्लावर बेड। तो इसका हम लोग क्या बनाएंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच इसका बनाइएगा क्या? देखिए ऑप्शंस यहाँ पे आपके, इसमें बनाइएगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच कि द गार्डनर आस्क्ड इफ ही शुड प्लांट रोजेज इन दैट द फ्लावर बेड। आंसर हमारा बी करेक्ट बनेगा। इसमें आंसर्स कौन से होंगे? बी करेक्ट। आगे देखिए कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वर्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। कह रहा है कि हैविंग और शोइंग नो इमोशन, है ना। तो क्या होना चाहिए इसका मतलब? इसका मतलब कह रहा है ना कि उदासीन, है ना, निरुत्साह बोल सकते हैं एक तरह से। तो आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे एपैथेटिक। आंसर हमारा बी करेक्ट होगा, एपथेटिक होगा। करेक्ट आंसर बी। देखिएगा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। कह रहा है यहाँ पे कि बी इन समवन्स शूज। बी इन समवन्स शूज इसका मतलब होता है क्या है? इसका मतलब होता है दोस्तों को बता दें कि दूसरा व्यक्ति जिस स्थिति का सामना कर रहा हो ठीक उसी स्थिति का सामना करना। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? फेस द सेम सिचुएशन एज अनदर पर्सन। आंसर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। कह रहा है क्या? आई फेल्ट हंग्री अराउंड midnight but there was dash anything in the fridge। तो आंसर्स यहाँ पे क्या बनेंगे? हमारे आंसर्स बनेंगे हार्डली, यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। हार्डली यहाँ पे होगा। क्यों यहाँ पे हार्डली? एनीथिंग का प्रयोग यह दर्शाता है कि कोई भी नकारात्मक शब्द का प्रयोग रिक्त स्थान पर होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे उचित क्या होगा? हार्डली होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट बी यूज्ड as a word as a one word substitute for the given group of word, an animal that can live in water as well as on land। तो आंसर्स हमारे क्या बनेंगे? आंसर्स उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे उभयचर ही तो बोलते हैं। तो आंसर्स हमारे बनेंगे ऑप्शन नंबर डी एम्फीबियंस। आंसर्स डी बताइएगा, एम्फीबियंस उसे कहेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। वी आर सेलिंग अ सिंगल ऑरेंज डैश 10 बट nobody is ready to buy it। तो आंसर्स क्या होंगे हमारे? आंसर्स बनेगा करेक्ट आंसर्स इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे फॉर का यूज होगा, फॉर 10 बट nobody is ready to buy it। आगे देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। कह रहा है कि न्यूटन डिस्कवर्ड द डैश ग्रेविटी विल वॉचिंग एन एप्पल फॉल फ्रॉम द ट्री। न्यूटन ने क्या किया था? इसने डिस्कवर किया था किसका? तो ग्रेविटी का। और वॉच किया था कब? ये जो एप्पल गिर रही थी कहाँ से? तो ट्री से गिर रही थी। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे प्रिंसिपल्स, है ना, उस लॉ का इवेंट किया, आंसर डिस्कवर किया। ऑप्शन नंबर सी बताइएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है? एनोमेरेटर। एनोमेरेट का मतलब क्या होता है? एनोमेरेट यहाँ पे हमें साइनोनिम बताना है। एनोमेरेट मतलब होता है गणना करना। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? इसका मतलब होगा लिस्ट तैयार करना। आंसर ए होगा। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस। आइए स्विच ऑफ द लाइट बिफोर यू लिव। तो आंसर से यहाँ पे क्या बताएंगे? आंसर हमारा बनेगा कि लेट द लाइट्स बी स्विच्ड ऑफ बिफोर द लिव्स। आंसर हमारा सी करेक्ट होगा आपका। आगे देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है? एज ही वेंट थ्रू द स्ट्रीट ऑन एंड द ऑन एंड डैश दैट मॉर्निंग ही सॉ अ वुमन विथ अ कैट अंडर हर आर्म। आंसर यहाँ पे क्या बनेंगे? आंसर्स तो आंसर्स हमारा बनेगा, कह रहा है यहाँ पे क्या कि ऑप्शंस हमारा, तो पहले तो ऑप्शंस आप बता दें। यहाँ पे डी करेक्ट होगा, इरैंड होगा यहाँ पे, जिसका अर्थ किसी को भी,
कुछ देने या फिर किसी के लिए कुछ लेने के लिए भी की गई है छोटी सी यात्रा, जैसे खरीदारी के लिए की गई है, तो वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे किसका, एरन का। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर डी होगा आपका। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन आइटम्स। ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स मतलब होता है क्या, ऑल ईयर्स मतलब होता है ध्यानपूर्वक सुनना, किसी बात का इंतजार करना। तो आंसर्स क्या हो जाएंगे हमारे, टू वेट एनर्जली फॉर सम न्यूज। आंसर्स हमारा करेक्ट बी बताइएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है हमारे पास, थिंक ऑफ टैलेंट एज इनेट मैक्स, इनेट मैक्स आवर वर्ड मोर मैगनेबल एंड मोर comfortable as it reliable a person of the dash of expansions। तो आंसर्स क्या बनेंगे हमारे, एक्सपेक्टेशंस। आंसर्स यहाँ पे बताइएगा बर्डन। करेक्ट आंसर्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, मतलब आशा का बोझ। ऑप्शन नंबर हमारा डी बताइएगा। आगे देखिए, कह रहा है क्या यहाँ पे, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। कह रहा है कि ग्रीन टी इज गुड फॉर नॉट ओनली द हेल्थ बट ऑल्सो फॉर डैश स्किन। आंसर्स क्या बताएंगे, तो आंसर बताएंगे ग्लोइंग स्किन। आंसर सी होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई लाइक ईटिंग चॉकलेट्स डैश आई हेट डार्क वंस। आंसर्स क्या होंगे, आंसर्स बोलेंगे बट यहाँ पे, है ना। कह रहा है कि मुझे क्या है कि चॉकलेट खाना बहुत पसंद है, बट कैसा, तो डार्क नहीं, है ना। तो आंसर यहाँ पे बट होगा। कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। कह रहा है कि आई डैश विश आई हैड नॉट इन्वाइटेड हिम। आंसर्स क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा बनेगा यहाँ पे ऑलमोस्ट। आई ऑलमोस्ट विश्ड आई हैड नॉट इन्वाइट हिम। आंसर्स बी होगा आपका। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द सिचुएशन टर्न easily the situation turned ugly as the crowd dash to roid। आंसर्स क्या बनेंगे, आंसर्स यहाँ पे began मतलब शुरू होना। आंसर्स हमारा बनेगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे। देखिए आगे, टिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन अ गिवन सेंटेंस। क्या है, ट्राई अवॉइडिंग बीइंग लेट, ट्राइंग अवॉइडिंग बीइंग लेट। इसमें हमें नॉन फाइनाइट बताना है। बताइए क्या होगा नॉन फाइनाइट, तो आंसर बताएंगे नॉन फाइनाइट। अवॉइडिंग और बीइंग यहाँ पे हमारा नॉन फाइनाइट है। आंसर डी होगा। हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्रैकेट्स इज देयर आर। तो कितने टाइप्स के होते हैं ब्रैकेट, आप बताएंगे। एक होता है स्मॉल, एक होता है मिडिल और एक होता है ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। तो कितने होंगे, 3। ऑप्शन नंबर क्या दिखे, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो सेक्शन आता है वो सेक्शन नंबर 6 है हमारा, और 6 में क्या है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग्स। आइए रीजनिंग में देखते हैं। यहाँ पे जैसे दिल्ली को ये लिखा गया है, कल्चरल को ये लिखा गया है, तो हमें बताना है इसका क्या होगा, है ना। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि डी, इसमें डी है तो नहीं, हमारा सी है, तो सी आप देख रहे हैं यहाँ पे सी ए एल आप देखिए CAL का लिखा गया है। 8 2 5 से ऑप्शन नंबर है आपका 8 2 5 से एक ही है, ऑप्शन नंबर आपका सी है बस, और कोई तो है नहीं। देखिए आगे, कह रहा है क्या, ए का भाई, ए बी का भाई है। ए जो है ना, यह किसका है, तो बी का भाई है, बी का भाई। ए का पिता है कौन, ए का पिता है सी, ए का पिता है सी, ए का पिता सी है। कह रहा है कि सी की बहन है डी, सी की बहन जो है वह डी है, सी की बहन जो डी है। ई जो है डी का माता है, ई जो है डी की माता है, ई जो है डी की माता है, ये माँ हो गई इसकी। तो बी का ई से क्या संबंध है, बी का जो है ई से क्या संबंध है। अब देखिए, ये इसका भाई, ये इसकी पिताजी, तो पिताजी की मम्मी क्या लगेंगी, तो आप बता दोगे उसकी दादी लगेंगी। मतलब आंसर हमारा क्या बनेगा, पोता या तो पोती, है ना। तो आंसर हम क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर ए बताइएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न में हमें संबंध बताना है। जैसे अतिवृष्टि फसल है, तो घनघोर युद्ध क्या बनाएंगे। आंसर से यहाँ पे बताइएगा जनजीवन। आंसर ए करेक्ट होगा, जनजीवन होगा। देखिए आगे, यहाँ पे हमारे पास समान संबंध में बताना है। जैसे सोप को ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, तो इसका क्या लिखेंगे हम लोग। देखिए इसे कैसे लिखा गया है, ये 4 वर्ड है, यहाँ पे 5 हो गया, यह 4 वर्ड है, यहाँ पे 5 हो गए, यहाँ पे 4 वर्ड है, तो 5 ही आने वाले हैं हमारे पास। तो वो कैसे स्टार्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे कैसे स्टार्ट होगा। हमारा जो है SOAP है ना, तो आप देखिए SO लिया गया है, फिर A और P लिया गया है, T तो एक यूं ही लिया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे, इसमें भी टी एक एक्स्ट्रा लिया गया, तो मतलब हम आगे भी टी एक एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये तो कंफर्म है, टी हमारा कहाँ पे आ रहा है, लास्ट सेकंड में आ रहा है। तो लास्ट सेकंड में यहाँ पे टी है, लास्ट सेकंड में यहाँ पे है, लास्ट इसमें नहीं है, लास्ट सेकंड है। मतलब ऑप्शन हमारे पास अभी 3 है, लास्ट सेकंड टी। अब देखिए ये कैसे कैसे चेंज किया है, एस को जो है शुरू में है तो इसको बीच में भेजा है, मतलब एम शुरू में है तो एम को हम बीच में डालेंगे। बीच में डालने का मतलब कि 2 इधर और 2 इधर आना चाहिए, 2 इधर
2 इधर, इसमें नहीं, m इसी में है बस बीच में, तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या दिख रहा है, राइट आंसर ए बन गया आपका। आगे देखिएगा, कह रहा है कि 26 छात्रों की कक्षा में सैमुअल सबसे छोटे से 8वां है, यदि कक्षा में सबसे लंबे से उसकी तुलना की जाए तो उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी उसकी स्थिति। तो देखिए टोटल है 26, ठीक है, 26 में आपको क्या निकालना है -8 और प्लस करना है 1, तो कितने हो जाएंगे टोटल 19 हो जाएगा, 18 1 19 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 19 होगा। आगे कह रहा है कि 16 से लेकर 17 तक इसमें क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, जो अंक लापता है उसे बताना है। 3 से 7 से 15 से 31, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, फिर यहाँ पे 127 आ गया है, तो 3 से कितना इंक्रीज किया है हमारे पास, 4 इंक्रीज किया। आप बता देंगे इसमें कैसे हुआ, तो 3 से आप 2 टाइम करें तो कितने हो जाएंगे, 3 दूना 6 और प्लस 1 करिएगा तो 7, 7 में करिए सेम 2 गुणे और प्लस 1 14 1 15 हो गया, फिर 15 दूना 30, 30 1 31 होगा, 31 दूने कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 62 होता है, 62 और 1 63, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। आगे देखिए 8 से 15 ये कैसे हुआ, तो 8 और 7 15, 15 और यहाँ पे 9 19, यहाँ पे हमने 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे कितना इंक्रीज किया 11, तो यहाँ पे कितना करना चाहिए 13 इंक्रीज करना चाहिए, तो 13 इंक्रीज करिएगा तो 8 और ये 3 1 4 मतलब 48 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, राइट आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे मोहन, कह रहा है कि मोहन जो है रोहन से लंबा है, फरमान से ठिगना है ना, और कानन जो है मोहन से ठिगना है लेकिन वह रोहन से लंबा है। शंकर रोहन व फरमान से लंबा है। शंकर यहाँ पे हम सबसे बड़ा को डालते हैं, शंकर के बाद क्या आ रहा है, तो फरमान आ रहा है, फरमान के बाद कौन है, फरमान के बाद मोहन है, मोहन के बाद कौन है, कानन है, कानन के बाद कौन है, तो रोहन है ना। अब देखिए यहाँ पे सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा एक ही तो दिख रहा है, बस वही शंकर है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन सी बताइएगा, शंकर है यहाँ पे सबसे लंबा। आगे है क्या कि नीचे दी गए समस्या आकृति को निर्दिष्ट स्थान से काटा गया है, तो आकृति के खोलने पर वह कौन सी हमें दिखाई देगी। देखिए ये पहले फुल फिल था, ठीक है ना, इस फुल फिल को हमने इससे फोल्ड किया, पहले आधा किया, जब आधा हो गया तो फिर इसको भी और हमने फोल्ड किया है ना, 1/4 राइट में हम लोग लेके आए, तब यहाँ पे ये काट काटे हैं। अब ये काट जो काटा गया है तो ये सभी में दिखाई देगा कैसे, तो देखिए ये जो है पूरा यहाँ पे फुलफिल होगा, ये जो है यहाँ पे फुलफिल होगा, और ये जो है आपका उठ के यहाँ पे आएगा ना। अब देखिए जब इसको हम लोग खोलेंगे यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो ये भी यहाँ पे एक बनाएगा ना, यहाँ पे बनाएगा, जस्ट ये वाला यहाँ पे बन जाएगा, तो हमारे पास कौन सा बनने वाला है, तो वो है ऑप्शन नंबर आप देख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका फुलफिल कर रहा है कि नहीं, ऐसे बन रहा है ना पूरे, तो आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नीचे दिए गए प्रश्न में हमें इसके स्थान पे क्या आने वाले हैं, मतलब यहाँ से 6 से 5, यहाँ से 34 कैसे हो गया, तो अब देखेंगे 6 और 5 में गुणा करेंगे तो 30 आ गया, 30 में 4 जोड़ेंगे तो 34 है ना, और 7 में और 8 से गुणा करिएगा 7 8 56, 56 और 4 कितने होते हैं 60 होते हैं। तो सेम यहाँ पे हम लोग मल्टीपल करते हैं, 3 और 11 में कितने 33, 33 में हमें कितना ऐड करना है, सभी में 4 ऐड करते हैं, 4 ऐड करिए 37, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।